Today we will focus on four important questions. Question number 17, 18, 19, and 20 from the sample paper released by NCERT CBSE for 2021 final examination for class 10. तो ये चारों क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है पैटर्न, और ये पैटर्न एक फिजिक्स से है, केमिस्ट्री से भी, बायोलॉजी से भी, और स्कोरिंग भी है। लेकिन क्वेश्चन देखने के बाद मुझे लगता है कि स्टूडेंट का चैप्टर में कॉन्सेप्ट क्लियर होना पड़ेगा इन सबको अटेम्प्ट करने के लिए। ऐसे नहीं कि मल्टीपल चॉइस से कोई चार में से एक चूज कर लेंगे। यहाँ आपका कॉन्सेप्ट बेस्ड है और कॉन्सेप्ट क्लियर होना होगा। सो मैं आपको क्वेश्चन का पैटर्न समझाने के लिए क्लास ले रहा हूँ कि दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस विल बी देयर। ओके, so one by one we are going to discuss these questions. Question number 17. If you look at question number 17, तो इस क्वेश्चन को देखने से आप देख सकते हो, while if you read this question, स्टूडेंट्स अभी भी ज्वाइन कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या है? रीड द फॉलोइंग एंड आंसर एनी 4 क्वेश्चंस फ्रॉम 17(1) to 17(5). मतलब क्वेश्चन आपके पास 5 है और आपको आंसर करना है 4 क्वेश्चंस का। ठीक है, तो यहाँ पे जो हेडिंग है उसमें दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 17 to 20 कंटेन 5 सब पार्ट्स ईच एंड यू आर एक्सपेक्टेड टू आंसर एनी 4 सब पार्ट्स इन दीज क्वेश्चन। तो ये चीज भी आपको ध्यान देना, जब भी क्वेश्चन पढ़ो तो कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है आपको उस पर भी फोकस करना है। सो हियर यू हैव टू अटेम्प्ट 4 क्वेश्चंस आउट ऑफ द 5। ओके, नंबर 17 में तो यहाँ क्या गिवन है? ऑल लिविंग सेल्स रिक्वायर एनर्जी फॉर वेरियस एक्टिविटीज। All living cells require energy for various activities, and this energy is available by the breakdown of simple carbohydrates, either using oxygen or without using oxygen. Either using oxygen or without using oxygen. Okay? मतलब जो लिविंग बॉडीज में, लिविंग सेल्स में जो एनर्जी रिलीज होता है उसमें ऑक्सीजन यूज भी हो सकता है, ऑक्सीजन यूज नहीं भी हो सकता है। अगर ऑक्सीजन यूज होता है दैट टाइप ऑफ रेस्पिरेशन इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। अगर ऑक्सीजन यूज नहीं होगा दैट टाइप ऑफ रेस्पिरेशन इज कॉल्ड एनारोबिक रेस्पिरेशन, एंड द प्रोसेस इज रेस्पिरेशन। कोई हमको बताएगा इन व्हाट फॉर्म दैट एनर्जी इज रिलीज्ड? In what form that energy is released? That energy is released in the form of ATP molecules, adenosine triphosphate molecules. तो ये इतना ही आपको इंफॉर्मेशन दिया गया, ओनली 2 सेंटेंस आपको दिया गया, और उन सेंटेंस से रिलेटेड देयर आर 5 क्वेश्चंस। देयर आर 5 क्वेश्चंस। ओके, सो सेंटेंस से रिलेटेड 5 क्वेश्चन। सेंटेंस हम लोगों ने पढ़ लिया कि ऑल लिविंग सेल्स रिक्वायर एनर्जी फॉर वेरियस एक्टिविटीज एंड दिस एनर्जी इज अवेलेबल बाय द ब्रेकडाउन ऑफ सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स आइदर बाय यूजिंग ऑक्सीजन और विदाउट यूजिंग ऑक्सीजन। तो पहला पॉइंट क्या है देखो आप, एनर्जी इन केस ऑफ हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स इज ऑब्टेन्ड बाय, ऑप्शन देखना, एनर्जी इन केस ऑफ हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स इज ऑब्टेन्ड बाय। हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स से मतलब ज्यादा एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा। तो पहला ऑप्शन है ब्रीदिंग। ब्रीदिंग तो एक मैकेनिकल प्रोसेस है, फिजिकल प्रोसेस है जिसमें कोई केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व नहीं, तो यहाँ एनर्जी रिलीज का कोई बात नहीं है। देन टिश्यू रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन इन द टिश्यूज एंड सेल्स हो सकता है ये। फिर भी मल्टीपल चॉइस और ज्यादा ऑप्शंस अगर हो तो आप बचे हुए ऑप्शन को पढ़े बिना कभी भी किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट मत करना। आपको यहाँ पे कभी भी मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करते हो, आपको थ्योरी ऑफ एलिमिनेशन को यूज करना है। तो मैंने पहला एलिमिनेट किया है एकदम कंफर्म। टिश्यू रेस्पिरेशन में मुझे थोड़ा डाउट है, हम ऐसे ही सोच रहे हैं। फिर मैं देखता हूँ थर्ड ऑप्शन में ऑर्गन रेस्पिरेशन। तो टिश्यू रेस्पिरेशन से ज्यादा स्पेसिफिक क्या है?
टिश्यू रेस्पिरेशन से ज्यादा स्पेसिफिक होता है ऑर्गन रेस्पिरेशन, सॉरी ऑर्गन रेस्पिरेशन से ज्यादा स्पेसिफिक होगा टिश्यू रेस्पिरेशन, बिकॉज ऑर्गन्स आर मेड अप ऑफ टिश्यूज एंड टिश्यूज आर मेड अप ऑफ सेल्स। फिर यहाँ पे एक पॉइंट और गिवन है, डाइजेशन ऑफ फूड। डाइजेशन ऑफ फूड का एनर्जी लिबरेशन से कोई लेना देना नहीं है। डाइजेशन इज अ प्रोसेस, digestion is a process where complex food material is converted into simple and soluble form। तो आपको अगर पूछा जाए एनर्जी इन केस ऑफ हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स इज ऑब्टेन्ड बाय, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आप देना स्टार्ट करो चैट बॉक्स में। हर्षिता ने आंसर दिया है, आर्यन, श्रव्या, वन्या, तनीषा एंड मेजोरिटी ऑफ यू आर गिविंग करेक्ट आंसर। सबका नाम लेना पॉसिबल नहीं है, बट करेक्ट आंसर। और करेक्ट आंसर क्या है इसमें? करेक्ट आंसर इज टिश्यू रेस्पिरेशन। ओके, टिश्यू यानी सेल्स में जो रेस्पिरेशन होता है, फ्रॉम दैट द लिविंग बीइंग्स गेट एनर्जी एंड हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स आर आल्सो गेटिंग एनर्जी, because higher plants and animals in their body cells unite together to form what? Tissues। okay, तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 217 का 2। 17 का 2 ये ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन है। 17 का 2, द ग्राफ बिलो रिप्रेजेंट्स the blood lactic acid concentration of an athlete during a race of 400 meter and shows a peak at point D। पीक लेवल कब है? पॉइंट डी पे। ये ग्राफ दिखाऊंगा मैं आपको, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक इंफॉर्मेशन दे देता हूं। वी नो दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, एरोबिक एंड एनारोबिक। अगर मैं आपको पूछूं कि एनारोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन अगर मसल सेल में होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन अगर मसल सेल में होता है, तो ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होके क्या बनेगा? ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होके क्या बनेगा? अगर मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूं, मसल सेल में एनारोबिक रेस्पिरेशन होने से ग्लूकोज का रेस्पिरेशन होके क्या बनेगा? ग्लूकोज का रेस्पिरेशन होने से बनेगा लैक्टिक एसिड एंड ATP, energy is released in the form of adenosine triphosphate molecule। ठीक है, तो यहां इसी मसल सेल का रेस्पिरेशन का बात हो रहा है। तो यहां पे क्या बोला गया कि ब्लड में लैक्टिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन, जब एक एथलीट 400 मीटर रेस में पार्ट ले रहा है, और एक ग्राफ हम लोग देखेंगे जिसमें पीक लेवल मतलब लैक्टिक एसिड प्रोडक्शन का जो हाईएस्ट लेवल है कौन सा पॉइंट पे है? डी पॉइंट। सो अभी आपको नॉलेज ये होना चाहिए कि what happens when there is anaerobic respiration in muscle cell? When there is anaerobic respiration in muscle cell, at that time lactic acid is produced in the muscle cell। तो यहां आप देख सकते हो ब्लड में लैक्टिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन, जैसे जैसे एथलीट रेस में पार्ट ले रहा है, जैसे जैसे वो रेस को रन कर रहा है, तो ये डी में लैक्टिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन मैक्सिमम दिखा रहा है। ब्लड में लैक्टिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन मिलीमोल पर लीटर। ओके, the blood of an athlete was tested before, during and after a 400 meter race। तो लैक्टिक एसिड में सबसे ज्यादा लेवल, लैक्टिक एसिड का सबसे ज्यादा लेवल ब्लड में एट पॉइंट डी। ये है ग्राफ। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। इस ग्राफ को देख के हम लोग को क्या लगता है उसका थोड़ा बता देता हूं मैं। जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हो रहा है, as the time is increasing the level of lactic acid is also increasing, but एक बार पीक में पहुंचने के बाद again it starts decreasing। okay, it starts decreasing। अब देखो आप, तो यहां क्वेश्चन क्या है? just look at the question। lactic acid production has occurred, lactic acid production has occurred in the athlete while running in the 400 meter race। Which of the following process explains this event?
इस इवेंट को एक्सप्लेन करने वाला प्रोसेस कौन सा? तो मैंने आपको तो थोड़ा देर पहले समझा दिया कि मसल्स में एनारोबिक रेस्पिरेशन होने से लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है। तो यहां में से ऑप्शन आपको दिया हुआ है एरोबिक रेस्पिरेशन, ऑप्शन आपको दिया हुआ है एरोबिक रेस्पिरेशन जो नहीं होगा, ऑप्शन में आपको दिया हुआ एनारोबिक रेस्पिरेशन तो मान लेते ये होगा। फिर भी आपको रिमेनिंग जो ऑप्शन है ऑलवेज देखना चाहिए, फर्मेंटेशन, ब्रीदिंग। तो यहाँ आंसर क्या होगा? इट इज anaerobic respiration. What kind of respiration? Anaerobic respiration. तो 17 का नंबर 2 का आंसर क्या होगा? बी, anaerobic respiration. So if I ask you what is the product of anaerobic respiration in muscle cell, तो muscle cell में anaerobic respiration से glucose gets converted into what? Lactic acid. Then question number, this question is also related to graph. Just look at the graph. अब आपको कंप्लीट दिखाई दे रहा होगा और थोड़ा छोटा कर दे। Now you can see the graph. तो यहाँ क्वेश्चन है कि ग्राफ से रिलेटेड, पहले ग्राफ देख लेते हैं और उससे कुछ समझने का कोशिश करते हैं। नंबर 3, study the graph below that represents the amount of energy supplied with respect to the time while an athlete is running at full speed. जब एथलीट हाई स्पीड में रन करेगा तो एथलीट का बॉडी में एक्चुअली दोनों टाइप का रेस्पिरेशन होते रहता है, एरोबिक भी होगा और एनेरोबिक भी होगा। मसल सेल में स्पेशली कौन सा रेस्पिरेशन होगा? एनेरोबिक, क्योंकि जितना मसल सेल को ऑक्सीजन का डिमांड होता है उस वक्त उतना ऑक्सीजन बॉडी सप्लाई वहां पे नहीं कर पाता। ओके, सो बॉडी में दोनों रेस्पिरेशन स्टार्ट हो जाते, एरोबिक एज वेल एज एनेरोबिक। अब ये ग्राफ आपको क्या समझा रहा, देखो यहाँ पे टाइम रनिंग एट फुल स्पीड, ओके, एंड एनर्जी सप्लाइड। तो जो ग्राफ प्लॉट किया ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि एनर्जी प्रोडक्शन का रेट पहले इंक्रीज हुआ, इंक्रीज हुआ, इंक्रीज हुआ और बाद में स्टेडी हो गया। और बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि एनर्जी प्रोडक्शन का रेट बहुत जल्दी बढ़ा, पीक तक पहुंचा और बाद में कम होना स्टार्ट कर हो गया ड्यूरिंग द रेस। ओके, ये ग्राफ में दिखाया गया है। अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन क्या पूछा गया नंबर 3 में। चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ प्लॉट्स एंड जस्टिफिकेशन प्रोवाइडेड इन द फॉलोइंग टेबल। पहले तो ग्राफ को समझने में टाइम लग जाएगा, उसके बाद जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें एक टेबुलर पैटर्न है और उस टेबुलर पैटर्न से आपको करेक्ट कॉम्बिनेशन ढूंढना है और जस्टिफिकेशन ढूंढना है। करेक्ट कॉम्बिनेशन अलोंग विथ जस्टिफिकेशन। ओके, तो देखते हैं करेक्ट कॉम्बिनेशन अलोंग विथ जस्टिफिकेशन। तो आपको एक बार वापस में ग्राफ दिखा देता हूं। ग्राफ में क्या था, दो ग्राफ प्लॉट किया गया था, ए एंड बी। ए में पहले एनर्जी प्रोडक्शन धीरे धीरे बढ़ा, बाद में स्टेडी हो गया, और बी में एनर्जी प्रोडक्शन सडनली इंक्रीज हुआ एंड देन इट स्टार्टेड डिक्रीजिंग आफ्टर रीचिंग द पीक वैल्यू। तो प्लॉट ए कौन सा था और बी कौन सा था, याद रखो आप। प्लॉट ए एंड प्लॉट बी। ऑप्शन में हम लोग देखते हैं ए में ए रिप्रेजेंट्स एरोबिक रेस्पिरेशन एंड बी रिप्रेजेंट्स एनारोबिक। ये तो फिर भी ठीक लग रहा है। ए एरोबिक क्योंकि उसमें एनर्जी प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ, बाद में स्टेडी हो गया, और एनारोबिक में एनर्जी प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया, बाद में बहुत जल्दी डिक्रीज होगा। अब जस्टिफिकेशन देखते हैं। amount of energy is low and inconsistent in aerobic respiration and high in anaerobic respiration। तो ये तो पढ़ के अजीब लग रहा है, ये तो नहीं होगा। एनर्जी, अमाउंट ऑफ एनर्जी इज लो एंड इनकंसिस्टेंट इन एरोबिक। एरोबिक में तो कंसिस्टेंट था, ऐसे बढ़ा बढ़ा और बाद में स्टेडी हो गया। फिर दूसरा देखते हैं, ये हम लोगों ने एक बार हटा दिया, एलिमिनेट किया है। ऑप्शन बी,
ऑप्शन बी, प्लॉट ए एरोबिक है, प्लॉट बी एनारोबिक, ये तो ठीक लग रहा है। जस्टिफिकेशन देखते हैं। अमाउंट ऑफ एनर्जी इज हाई एंड कंसिस्टेंट इन एरोबिक एंड लो इन एनारोबिक, ये भी ठीक है। अब ये थर्ड ऑप्शन देखते हैं, ये प्रोबेबल लग रहा है हम लोगों को, लेकिन फिर भी हम लोग थर्ड और फोर्थ को देखेंगे। ऑप्शन सी में प्लॉट ए एनारोबिक समझा रहा है, ये तो कंप्लीटली रॉन्ग है। प्लॉट ए एनारोबिक नहीं समझा सकता, प्लॉट ए तो एरोबिक समझाएगा, क्योंकि वहां स्टेडीली इंक्रीज होके फिर वापस स्टेडी हो गया। और प्लॉट बी एनारोबिक नहीं समझा रहा, एरोबिक नहीं समझा रहा प्लॉट बी। क्यों? प्लॉट बी में इंक्रीज होता है एनर्जी, फिर पीक वैल्यू पहुंच के डिक्रीज होता है। ऐसा किस में होता है? ऐसा एनारोबिक रेस्पिरेशन में सडनली एनर्जी प्रोडक्शन बढ़ेगा और बाद में कम हो जाएगा। देन डी में देखो, वापस आपको प्लॉट ए में एनारोबिक और प्लॉट बी में क्या दिया गया है? एरोबिक। तो ये कॉम्बिनेशन ही रॉन्ग लग रहा, तो हम लोग जस्टिफिकेशन पढ़ के देख सकते हैं। अमाउंट ऑफ एनर्जी इज हाई एंड कंसिस्टेंट इन एरोबिक एंड लो इन एनारोबिक, ये तो ठीक लग रहा है, लेकिन यहाँ पे कॉम्बिनेशन रॉन्ग है। फिर यहाँ पे द अमाउंट ऑफ एनर्जी इज हाई एंड इनकंसिस्टेंट इन एनारोबिक एंड लो इन व्हाट? एरोबिक, ये गड़बड़ लग रहा है। तो ये दो तो हम लोग सिलेक्ट नहीं करेंगे, सी और डी। तो ए भी हम लोग सिलेक्ट नहीं करें, तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी। करेक्ट आंसर विल बी बी। करेक्ट आंसर विल बी बी। ओके। तो वहां इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में दो ग्राफ थे। एक ए था जो ऐसे ड्रॉ किया हुआ था, एक बी था जो इस तरह ड्रॉ किया हुआ था। तो कौन सा एरोबिक के लिए और कौन सा एनारोबिक के लिए? ए और बी, विच वन इज फॉर एरोबिक एंड विच वन इज फॉर एनारोबिक? इफ आई आस्क यू, A for aerobic and B for anaerobic. A for aerobic and B for anaerobic. ठीक है। तो किसमें ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होता है अगर मैं पूछूंगा आपको? एरोबिक में मोर एनर्जी या एनारोबिक में मोर एनर्जी? वेयर मोर एनर्जी इज प्रोड्यूस, एरोबिक और एनारोबिक? एरोबिक। वेयर एनर्जी प्रोडक्शन इज कंसिस्टेंट, वेयर एनर्जी प्रोडक्शन इज कंसिस्टेंट, एरोबिक और एनारोबिक? तो बनन ने एनारोबिक बोला। कंसिस्टेंट स्टेडी होगा किसमें? एरोबिक में होगा। एरोबिक रेस्पिरेशन जहां ऑक्सीजन का सप्लाई होगा वहां पे एनर्जी प्रोडक्शन कंसिस्टेंट होगा, और जहां एनारोबिक में सडनली एनर्जी प्रोडक्शन ज्यादा होगा एंड देन इट विल स्टार्ट डिक्रीजिंग, क्योंकि एनारोबिक में लैक्टिक एसिड गेट्स एक्यूमुलेटेड इन द मसल सेल। ओके, मसल सेल्स गेट टायर्ड, मसल सेल्स गेट टायर्ड। तो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 17 का 3। 17 का 4 देखते हैं। 17 का 4, दोनों में कंसिस्टेंटली एनर्जी नहीं मिलेगा, एनर्जी का प्रोडक्शन कम हो जाएगा इन एनारोबिक आफ्टर सम टाइम। नंबर 4, द कैरेक्टरिस्टिक प्रोसेस ऑब्जर्व्ड इन एनारोबिक रेस्पिरेशन आर। एनारोबिक रेस्पिरेशन में प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है क्या? प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है क्या अगर मैं पूछता हूं आपको, यस और नो? हम आंसर नहीं पूछा आपको, अभी हम पूछ रहे हैं यस और नो। इज ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर anaerobic respiration? Is oxygen required for anaerobic respiration? Answer is no. Anaerobic respiration में is there any release of carbon dioxide? Anaerobic respiration में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है क्या? yes या no? रिलीज होता है, ये सब याद रखना होगा। देयर इज रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये करेक्ट है। एनारोबिक रेस्पिरेशन में इज देयर एनी रिलीज ऑफ एनर्जी? रेस्पिरेशन में तो ऑलवेज एनर्जी रिलीज होगा, वेदर इट इज एरोबिक और एनारोबिक। देयर इज रिलीज ऑफ व्हाट? एनर्जी। इज देयर रिलीज ऑफ लैक्टिक एसिड? आंसर yes or no? Is there release of lactic acid? The correct answer is yes. लेकिन आपको इन चारों में से एक नहीं ढूंढना है, आपको ढूंढना है इन चारों में से एक।
So the characteristic process observed in anaerobic respiration are, तो कौन सा करेक्ट है, ए बी सी या डी? हम लोगों को पता चला कि हम लोग का डिस्कशन में नंबर 2, 3 और 4 करेक्ट है. सो 2, 3 और 4 किस में है? सी में. 2, 3 और 4 किस में है? सी में. तो 17 का 4 का आंसर क्या होगा? सी. नाउ नंबर 5. आपको इतना टाइम नहीं मिलेगा, मैं आपको समझाने के लिए टाइम ले रहा हूं, लेकिन उतना टाइम आप नहीं दे सकते, इनमें थोड़ा फास्ट रहना होगा आप लोगों को. नाउ लुक एट दिस वन, नंबर 5. Study the table below and select the row that has incorrect information. देखना incorrect information, यहाँ पढ़ते वक्त बच्चे लोगों का प्रॉब्लम हो जाता है. सो incorrect कौन सा है? लोकेशन, एरोबिक का लोकेशन होता है माइटोकॉन्ड्रिया, लेकिन यहाँ पे साइटोप्लाज्म दिया हुआ है. एनएरोबिक का लोकेशन होता है साइटोप्लाज्म, लेकिन यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया. तो पढ़ने से पता तो चल गया कि ए रॉन्ग है, और हम लोग को रॉन्ग ही ढूंढना था, इनकरेक्ट ढूंढना था. लेकिन हम लोग बी सी डी भी पढ़ के देखेंगे कि वो करेक्ट है कि नहीं. एंड प्रोडक्ट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, साथ में एटीपी भी होता है. एनएरोबिक रेस्पिरेशन इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड, लैक्टिक एसिड भी हो सकता है. इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड ये ईस्ट का केस में होता है. देन अमाउंट ऑफ एटीपी प्रोडक्शन एरोबिक में ज्यादा होगा, एरोबिक में ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होता है, एनएरोबिक में लो. ठीक है. एरोबिक में ऑक्सीजन का देयर इज नीड ऑफ ऑक्सीजन, एनारोबिक में देयर इज नो नीड ऑफ ऑक्सीजन. सो व्हिच वन इज इनकरेक्ट? सभी करेक्ट था, बी सी डी. इनकरेक्ट वन इज व्हाट? ए. इनकरेक्ट वन इज ए. आई होप यू अंडरस्टूड दिस. ए इज इनकरेक्ट. तो नंबर 17 क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किया है, और ये 5 क्वेश्चन थे, आपको 4 ही करने थे इसमें से. नाउ अनदर वन, क्वेश्चन नंबर 18. पहला करने में आपको थोड़ा टाइम लग सकता है, फिर आपको आइडिया हो जाएगा, थोड़ा फास्ट हो जाएगा. रीड द फॉलोइंग एंड आंसर एनी 4 क्वेश्चंस फ्रॉम 18:1 to 18:5. मेटालिक कैरेक्टर, ये थोड़ा मैं जल्दी रीड कर देता हूं, क्योंकि ये नॉलेज तो आपके पास होगा ही, क्लास 10 स्टूडेंट हो आप. द एबिलिटी ऑफ एन एटॉम टू डोनेट इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्म पॉजिटिव आयॉन्स इज नोन एज इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी और मेटालिक कैरेक्टर. Electropositivity or metallic character. So metals donate electrons during chemical reaction. They form positive ion. They are called electropositive element. And you should know that down the group, metallic character increases. एक ग्रुप में आप जब टॉप से बॉटम जाओगे तो मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है ड्यू टू इंक्रीज इन द एटॉमिक साइज. ड्यू टू इंक्रीज इन व्हाट? एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, एबिलिटी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, तो मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस. ओके. So metallic character increases due to increase in atomic size. And across the period क्या होता है? Across the period जब आप left to right जाते हो तो atomic size decreases. Atomic size decreases. तो मैं आपको पूछूंगा metallic character का क्या होगा? एक पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने से, ओके, एक पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने से मेटालिक कैरेक्टर का क्या होगा? मेटालिक कैरेक्टर विल डिक्रीज. ओके. तो शुभम ने बोला कि ये पढ़ना ही क्यों है? बिना पढ़े आप आंसर कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन सजेशन है एक बार फास्ट रीडिंग कर लेना, अगर आपके पास कॉन्सेप्ट और कॉन्फिडेंस दोनों ही है. ओके, कॉन्सेप्ट और कॉन्फिडेंस दोनों है तो जरूरत नहीं है आपको, लेकिन फिर भी सजेशन है, आप जो गिवन पैरा होगा, सेंटेंसेस होगा, उनको एक बार रीड कर लेना. तो अभी तक जो इसमें रीडिंग किया हम लोगों ने, क्या पता चला? इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर टॉप से बॉटम आने से इन अ ग्रुप इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर इंक्रीजेस, इन अ पीरियड व्हाइल मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर डिक्रीजेस. और अब हम लोग बात करते हैं अबाउट नॉन मेटेलिक कैरेक्टर. The ability of an atom to accept electron to form negative ion, anion, is called non-metallic character or electronegativity. The elements having high electronegativity have a higher tendency to gain electron and form anion. तो आपको पता होगा शायद, स्मॉलर एटॉम और लार्जर एटॉम में किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है?
कंपैरिजन में अगर स्मॉलर और लार्जर में इलेक्ट्रोनेगेटिव यानी इलेक्ट्रॉन गेन करने का कैपेसिटी किसका ज्यादा है, स्मॉलर एटॉम और लार्जर एटॉम? सो द आंसर इज स्मॉलर एटॉम. ऑल आर गिविंग करेक्ट आंसर. एंड डाउन द ग्रुप, एक ग्रुप में टॉप से बॉटम आने से एटॉमिक साइज का क्या होता है? एक ग्रुप में टॉप से बॉटम आने से एटॉमिक साइज इंक्रीजेस. एटॉमिक साइज इंक्रीज होने से एबिलिटी टू गेन इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस. छोटा एटॉम इजीली गेन करेगा इलेक्ट्रॉन, तो एबिलिटी टू गेन इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस मतलब नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजेस. So down the group, electronegativity decreases due to increase in the atomic size, and across period, while moving from left to right, electronegativity increases due to decrease in atomic size. एक period में left to right जाते वक्त atomic size का क्या होता है? Atomic size decreases. So electronegativity will increase. Electronegativity will increase. Okay. तो ये पीरियोडिक टेबल और पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है. और यहाँ भी ग्राफ दिया, ग्राफ देखने में आपको कॉम्प्लिकेटेड लगेगा लेकिन उतना कॉम्प्लिकेशन इन ग्राफ में नहीं है क्लास 10 लेवल का. सो यहाँ देखते क्या दिया हुआ है. यहाँ दिया हुआ है कि विथ इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर एटॉमिक साइज कैसे इंक्रीज हो रहा है. इन पीएम क्या है यहाँ पे? पीएम, इफ आई आस्क यू व्हाट इज पीएम देयर, it is picometer. एंड 1 पिकोमीटर कितना मीटर होता है? किसी को आइडिया है? 1 पिकोमीटर, एनीवन? 1 पिकोमीटर कितना मीटर? 10 to the power minus 12. पिकोमीटर 10 to the power minus 12. ये ग्राफ आपको ये दिखा रहा है एटॉमिक नंबर इंक्रीज होते हुए एटॉमिक साइज का रिलेशन क्या है. नाउ क्वेश्चन क्या है देखते हैं. कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं हम लोग को? 5 या 4? 5 questions are there. We have to attempt how many questions? हम लोग को attempt करना है 4. Okay. नैनो 10 to the power minus 9 होता है नैनो. माइक्रो 10 to the power 6. Now just look at here. Question number 1. 18.1. Which of the following correctly represents the decreasing order of metallic character of alkali metals plotted in the graph? आप ग्राफ देखना चाहो या मत भी देखो तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा. आपको एल्काली मेटल्स का ग्रुप का नॉलेज अगर है, एल्काली मेटल का ग्रुप अगर आप देखते हो तो यहाँ पे लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम और फ्रांसियम. ओके. लेकिन यहाँ जो एलिमेंट्स गिवन है लिथियम टू सीजियम. हम लोग जानते हैं एक ग्रुप में टॉप से बॉटम आने से इफ आई आस्क यू व्हाट हैपेंस टू मेटालिक कैरेक्टर. एक ग्रुप में टॉप से बॉटम आने से व्हाट हैपेंस टू मेटालिक कैरेक्टर? मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस. तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मेटालिक कैरेक्टर. डिक्रीजिंग मतलब सबसे नीचे जो है सबसे पहले होगा. तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है. चलो फिर सीजियम के बाद रुबीडियम होगा डिक्रीजिंग ऑर्डर में. तो सीजियम के बाद रुबीडियम किस में है? ए में है और सी में है. फिर रुबीडियम के बाद पोटाशियम होना चाहिए. रुबीडियम के बाद पोटाशियम सी में है. तो ये फिर देख लेते हैं सोडियम एंड लिथियम. सो करेक्ट वन इज करेक्ट वन. कौन सा करेक्ट है? मैंने चारों देख लिया. देखो यहाँ पे चारों देख के फिर डिसीजन लिया है. करेक्ट वन इज सी, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मेटालिक कैरेक्टर. ओके. अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट वन 18 का 2. 18 का 2. इसके लिए आपको ग्राफ का देखना जरूरी नहीं है इस क्वेश्चन के लिए. Hydrogen is placed along with the alkali metals in the modern periodic table. Though it shows non-metallic character. हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है लेकिन एल्काली मेटल्स के साथ इनको क्यों रखा गया मॉडर्न पीरियडिक टेबल में? ऑप्शन 1, as hydrogen has 1 electron and readily loses electron to form negative ion. तो इलेक्ट्रॉन लूज करने से नेगेटिव आयन तो होता ही नहीं है. तो ये ऑप्शन तो हम लोग हटा देते हैं. फिर ऑप्शन बी में as hydrogen can easily lose 1 electron like alkali metals to form positive ion. ये तो ठीक लग रहा है. फिर भी मैं सी और डी रीड करके कंफर्म करूंगा. ऑप्शन सी as hydrogen can gain electron like halogens to form negative ion. अगर ये हेलोजेंस के जैसा है तो alkali metals के साथ रखने का तो रीजनिंग ये हो नहीं सकता.
एज हाइड्रोजन शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स, तो मेटल के साथ रख रहा है तो मेटल के बाद बात होना चाहिए, तो ये भी रॉन्ग है. सो द करेक्ट वन इज व्हाट? ऑप्शन बी. विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन बी. हैव यू अंडरस्टूड? सबको समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं हम लोग? ओके. फिर 18 का 3 में पूछा जा रहा विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करने का कैपेसिटी, इलेक्ट्रॉन गेन करके नेगेटिव आयन बनाने का कैपेसिटी. सो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, दे आर मेंबर ऑफ सेम ग्रुप. टॉप से बॉटम आने से क्या होगा? एटॉमिक साइज विल डिक्रीज, सॉरी एटॉमिक साइज विल इंक्रीज. एटॉमिक साइज विल इंक्रीज. कौन सा सबसे छोटा एटॉम है? फ्लोरीन. फ्लोरीन सबसे अगर छोटा होगा तो इलेक्ट्रॉन लेने का कैपेसिटी सबसे ज्यादा होगा. सो विच वन इज हैविंग द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इफ आई आस्क यू? विच वन? फ्लोरीन. सो श्रव्या, मनस्वी, निखिल, शुभम, मनीष, all are giving correct answer. Okay, all are giving correct answer. तो जिन स्टूडेंट को ये ट्रेंड पता नहीं था एटॉमिक नंबर के साथ एटॉमिक रेडियस का क्या रिलेशन है, तो वो लोग ग्राफ का यूज कर सकते थे. लेकिन जिनको ग्राफ मतलब डायरेक्ट नॉलेज था उनको ग्राफ देखने का जरूरत भी नहीं होता. ओके, ग्राफ देखने का जरूरत भी नहीं. और शुभम बोला ट्रेंड में प्रॉब्लम है तो थोड़ा मैनेज करना पड़ता है ट्रेंड में. वहां पे ट्रेंड, जनरल ट्रेंड्स फॉलो करना है आपको. देन 18 का 4, आइडेंटिफाई द रीजन फॉर ग्रेजुअल चेंज इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन हेलोजेंस डाउन द ग्रुप. आइडेंटिफाई द रीजन फॉर ग्रेजुअल चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन हेलोजेंस डाउन द ग्रुप. हेलोजेन अभी जो डिस्कस किया हम लोगों ने, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन. तो डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ग्रेजुअल चेंज क्या था? डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज या डिक्रीज? क्या बोलोगे आप? इंक्रीज या डिक्रीज? डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज और डिक्रीज? इट इज डिक्रीजिंग. इट इज डिक्रीजिंग. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजिंग. अब हम लोग को यहां से रीजन ढूंढना है. ऑप्शन ए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप ड्यू टू डिक्रीज इन द एटॉमिक साइज. तो वो तो हम लोग को पता ही है, डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज डिक्रीज नहीं होता, इंक्रीज होता है. तो ये तो लग ही नहीं रहा किसी भी एंगल से. Then second one, electronegativity decreases down the group due to decrease in the tendency to lose electron. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन होता है. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप ड्यू टू डिक्रीज इन द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन. तो नीचे आते वक्त तो टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, बड़ा होते जाता है. ये भी हटा दो. ऑप्शन सी, electronegativity decreases down the group due to increase in atomic radius or tendency to gain electron decreases. ये तो फिर भी सही लग रहा है, देख लेते हैं. नेक्स्ट ऑप्शन भी हम लोग पढ़ेंगे. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज तो होता ही नहीं है, यहीं पे गड़बड़ है. फिर दिया हुआ ड्यू टू इंक्रीज द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द वैलेंस इलेक्ट्रॉन. ड्यू टू इंक्रीज इन द अट्रैक्शन, तो ये तो एकदम रिलेटेड नहीं है. सो विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन सी. विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन सी. तो 18 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? सी. वैसे तो 4 ही अटेम्प्ट करने होते हैं हम लोग, फिर भी फिफ्थ वन विल डिस्कस फिफ्थ वन. ओके, जस्ट लुक एट हियर. Which of the following reason correctly justifies that fluorine with 72 picometer has smaller atomic radius than that of lithium with 152 picometer? मतलब आपको ये जस्टिफिकेशन ढूंढना है कि फ्लोरीन लिथियम से स्मॉलर क्यों है. इन चारों में से फ्लोरीन लिथियम से स्मॉलर क्यों है, ये रीजन आपको ढूंढना है. एक एक करके देखते हैं हम लोग. फर्स्ट वन, फ्लोरीन एंड लिथियम आर इन द सेम ग्रुप. दोनों सेम ग्रुप में है क्या, पहले वो सोचो आप.
फ्लोरीन और लिथियम सेम ग्रुप में है क्या? फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 7, लिथियम का 2 1, सेम ग्रुप में हो ही नहीं सकता। दे आर नॉट हैविंग द सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। छोड़ दो इसको। फिर बी देखते हैं। फ्लोरीन एंड लिथियम दे आर इन द सेम पीरियड, एटॉमिक साइज इंक्रीजेज अक्रॉस द पीरियड ड्यू टू इंक्रीज इन द नंबर ऑफ शेल्स। ये भी अजीब रीजन है, दोनों में शेल तो सेम ही है, शेल का नंबर तो इंक्रीज नहीं हो रहा है, और एटॉमिक साइज अक्रॉस द पीरियड इंक्रीज भी नहीं होता है। सेकंड भी हटा दो। ऑप्शन सी, फ्लोरीन एंड लिथियम आर इन द सेम ग्रुप, एटॉमिक साइज डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, एटॉमिक साइज डिक्रीजेस डाउन द, एटॉमिक साइज तो इंक्रीज होता है ग्रुप में, और फ्लोरीन एंड लिथियम दे आर इन द सेम ग्रुप तो है ही नहीं, तो ऑप्शन सी भी हटा दो। ऑप्शन सी भी हटा दिया। अब बचा ऑप्शन डी, वही करेक्ट होगा क्योंकि तीनों तो रॉन्ग हो गया। फिर भी बिना पढ़े मैं कभी भी नहीं बोलूंगा आपको आंसर करने, और उसका रीजनिंग भी आपके पास होना चाहिए। फ्लोरीन एंड लिथियम आर इन द सेम पीरियड, दे आर इन द सेम पीरियड, सेम पीरियड में पता चल गया, KNL 2 शेल सेकेंड पीरियड, एंड अक्रॉस द पीरियड एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट। ठीक है, एटॉमिक साइज अगर डिक्रीज होता है, हम लिथियम से स्टार्ट करते हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, तो लिथियम और फ्लोरीन दे आर इन द सेम पीरियड, और एक पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने से क्या होता है, एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस। So which option is correct? A, B, C or D? Which option is correct? A, B, C or D? Correct option is option D. Okay. आप लोग में से कौन कौन फर्स्ट टाइम ये क्वेश्चन का पैटर्न अटेम्प्ट कर रहे हो, मतलब पढ़ के देखा आपने फर्स्ट टाइम, इतना दिन बुक ही पढ़ रहे थे? कौन कौन है आप में से कि इस टाइप का क्वेश्चन फॉर द फर्स्ट टाइम यू आर अटेम्प्टिंग, और अगर आपने ये नहीं किया होता तो आपको प्री बोर्ड या फिर फाइनल एग्जाम अटेम्प्ट करने में दिक्कत हो सकता था। प्री बोर्ड में ऐसा क्वेश्चन मिला होगा जिन लोगों का प्री बोर्ड एग्जाम हो गया है। ओके, तो अब हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 17 डिस्कस किया है, क्वेश्चन नंबर 18, और अब हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 19। अब थोड़ा हम लोग फास्ट जाएंगे, 19 के साथ 20 भी डिस्कस करना है, और टाइम इज अराउंड 15 मिनट्स लेफ्ट। ओके, तो थोड़ा सा अब आपको नॉलेज हो गया होगा। टाइम कंज्यूमिंग है ये, आपको 4 मार्क लेने के लिए अगर ठीक से अननोन टॉपिक का आ गया तब तो आपका बैंड बजेगा, और नोन टॉपिक का आने से आपको पहले से अगर नॉलेज है तो उतना ज़्यादा प्रॉब्लम आपको नहीं आया। ठीक है, now read the following and answer any 4 questions. Number 19. Sumati wanted to see the stars of the night sky. She knows that she needs a telescope to see those distant stars. She finds out that telescopes which are made up of lenses are called refracting telescope, and the ones which are made up of mirror are called reflecting telescope. ठीक है, मिरर वाला को रिफ्लेक्टिंग और लेंस वाला को रिफ्रैक्टिंग। ठीक है, तो मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूं कि कौन सा टाइप ऑफ टेलीस्कोप में एनर्जी का थोड़ा एब्जॉर्प्शन हो जाता, लाइट एनर्जी परफेक्टली मतलब अवेलेबल नहीं होता? कौन सा टाइप ऑफ टेलीस्कोप एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, मिरर वाला या लेंस वाला? ये आंसर होगा मिरर। मिरर परफेक्ट रिफ्लेक्शन नहीं करेगा, थोड़ा एब्जॉर्प्शन भी करेगा। कंपेयर टू लेंस में जितना एनर्जी एब्जॉर्ब होता है, मिरर में थोड़ा उससे ज्यादा होता है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ वो देखो आप, यहाँ पे इफ यू लुक एट हियर, ये टेलीस्कोप के लिए लेंस दिखाया गया है। दिस वन इज लेंस 1, दिस वन इज लेंस 2। जो ऑब्जेक्ट के तरफ होता है उस लेंस को ऑब्जेक्टिव बोला जाता है, ऑब्जेक्टिव, और जो आई के तरफ होता है उसको आई पीस बोला जाता है। सो दिस वन इज द ऑब्जेक्टिव, दिस वन इज द आई पीस। सो 2 कॉन्वेक्स लेंस यूज किया गया इधर। ओके,
टू कॉन्वेक्स लेंसेज आर यूज्ड, डायग्राम देख के यही पता चलता है। अब हम लोग और यहाँ जो एक्सप्लेनेशन है उस पे देखते हैं क्या इंफॉर्मेशन है। So she decided to make a refracting telescope. She bought two lenses, L1 and L2, out of which L1 was bigger. आप देख सकते हो L1 ऑब्जेक्टिव था जो बिगर था, L2 was smaller जो आई पीस था। The larger lens gathers and bends the light while the smaller lens magnifies the image. मतलब वहां बड़ा वाला लेंस का काम क्या है, लाइट को ज्यादा से ज्यादा गैदर करना, उसका एपर्चर भी बड़ा था। और छोटा वाला लेंस का क्या क्या काम है, जो ऑब्जेक्ट हम लोग देख रहे हैं उसको मैग्नीफाई करना। बिग एंड थिक लेंसेज आर मोर पावरफुल, सो टू सी फार अवे objects she needed big and powerful lenses. Unfortunately she realized that a big lens is very heavy. तो बड़ा लेंस अच्छा है लेकिन बड़ा लेंस हैवी भी होता है, तो उन लेंस को यूज करना डिफिकल्ट हो सकता है। Heavy lenses are hard to make and difficult to hold in the right place. ओके, तो यहाँ बताया गया है कि लेंस तो यूज होता है लेकिन हेवी लेंसेज अच्छा नहीं है। ऑल्सो since the light is passing through the lens, since the light is passing through the lens, the surface of the lens has to be extremely smooth. Any flaws in the lens will change the image. It would be like looking through a dirty window. मतलब लेंस क्लीन होना चाहिए, स्मूथ होना चाहिए। चलो ये इंफॉर्मेशन दे दी, अब क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जस्ट रुके, आप सोचोगे कि आप पैराग्राफ पढ़े बिना क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए, मैं तो कभी भी आपको सजेस्ट नहीं करूंगा। आपके पास टाइम कम हो तब भी आपको फुल पैराग्राफ पढ़ना चाहिए। नाउ लुक एट द क्वेश्चन। बेस्ड ऑन द डायग्राम, जो डायग्राम देखा था हम लोगों ने, बेस्ड ऑन दैट डायग्राम, सो just wait, based on the diagram, what kind of lenses would Sumati need to make the telescope? टेलीस्कोप बनाने के लिए उस डायग्राम में जो देखा था उस बेसिस में आपको पूछ रहा हूं, कौन सा लेंस का जरूरत है सुमति को, कौन सा लेंस का जरूरत है सुमति को, कौन सा लेंस, ए और बी, सी और डी? डायग्राम में तो कॉन्वेक्स लेंस था। क्लास 10 स्टूडेंट अगर कॉन्वेक्स लेंस नहीं पहचान पाएंगे तब तो मुश्किल है बहुत। तो ए इज कॉन्केव लेंस नहीं होगा, बी कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स से दिखाई दे, बाइफोकल लेंस नहीं, एक ही लेंस में कॉन्केव कॉन्वेक्स दोनों होता है, वो भी नहीं था, फ्लैट लेंस भी नहीं था, तो इसका तो आंसर मिल गया। फिर नंबर 19, इफ द पावर ऑफ द लेंसेज L1 एंड L2 आर इन द रेशियो 4:1, मतलब फर्स्ट लेंस P1, सेकेंड लेंस का पावर P2, उसका रेशियो था 4:1। What would be the ratio of the focal length of L1 and L2? तो पावर का रेशियो 4:1 है, तो फोकल लेंथ का रेशियो क्या होगा? ठीक है, देख लेते हैं, इसी को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो इससे P1 इज इक्वल्स टू, पावर का फॉर्मूला याद करो, 1/F1 और P2 1/F2, सो इट विल बी 4/1। सिंप्लीफाई करने से ये हो जाएगा F2/F1, F2/F1 1/4। ओके, F2/F1 क्या होगा, 1/4। P इक्वल्स टू 1/F, P इक्वल्स टू, यहाँ दिया हुआ पावर ऑफ द लेंसेज L1 एंड L2 आर इन द रेशियो 4:1। पावर का रेशियो अगर 4:1 है तो फोकल लेंथ का रेशियो देखते हैं हम लोग, 1/F1, इधर 1/F2, तो ये F2/F1। सो यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन है शायद, F2/F1, F2/F1 हम लोग को क्या मिला, 4/1। देयरफॉर F1/F2 क्या होगा, F1/F2 इज 1/4। ओके, 1:4, 1:4 द करेक्ट ऑप्शन। आप स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हो, क्या किया मैंने आपको पता चल जाएगा। P1 को 1/F1 लिखा, P2 को 1/F2 लिखा, फिर F2/F1 आया था 4/1, तो F1/F2 निकालना हम लोग को, फर्स्ट इज टू सेकेंड। सो करेक्ट आंसर विल बी व्हाट, बी।
तो कैलकुलेशन करके आ गया, तो बाकी ऑप्शन इतना देखने का जरूरत नहीं है, क्योंकि ये फुली एस्टैब्लिश्ड कैलकुलेशन हम लोगों ने किया है। हैव यू अंडरस्टूड दिस? समझ में आ गया आप लोगों को? जस्ट रेज योर हैंड टू कंफर्म। ओके, सो नंबर 19 का नंबर 2 हो गया हम लोगों का। अब नंबर 3 देखते हैं। नंबर 3, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द मैग्निफिकेशन ऑब्टेन्ड विद अ लेंस? अब मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला अगर आपको याद हो तो हम लोग लिखते हैं एम इक्वल्स टू एच डैश बाई एच। फिर एक और फॉर्मूला लिखते हैं एम इक्वल्स टू वी बाई यू। फॉर्मूला ये है, हम लोगों को पता है। अब इनमें से स्टेटमेंट देखते हैं हम लोग। जस्ट लुक एट द स्टेटमेंट। फर्स्ट इज रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये तो लग रहा है डबल द फोकल लेंथ। मैग्निफिकेशन डबल द फोकल लेंथ नहीं। इनवर्स इनवर्स ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर। मैग्निफिकेशन इनवर्स ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये भी नहीं। इनवर्स ऑफ द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये भी नहीं, क्योंकि m इज इक्वल्स टू व्हाट, v बाई u, लेंस का केस में। सो विच इज द करेक्ट वन? विच इज द करेक्ट वन? इफ आई आस्क यू फर्स्ट वन ए बी सी डी में कौन सा करेक्ट है? करेक्ट आंसर इज ए। ओके, करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्वेश्चन 19 का नंबर 4। 19 का नंबर 4। आपको क्वेश्चन पढ़ने में भी टाइम लगेगा अगर क्वेश्चन बड़ा होगा। Sumati did some preliminary experiments with the lenses and found out that the magnification of the eyepiece is 4। eyepiece का काम है मैग्नीफाई करना, उसका मैग्निफिकेशन आपको दे दिया है is 3, sorry, magnification is 3। If in her experiment with L2 she found the image at 24 centimeter from the lens, मतलब image distance कितना, 24 centimeter from the lens। At what distance did she put the object? तो ऑब्जेक्ट को कितना दूर में रखा था? तो m is equals to what, v by u। मैं साइन कन्वेंशन यूज नहीं कर रहा हूं यहाँ पे, साइन कन्वेंशन का जरूरत भी नहीं है इसमें। सो m is equals to v by u। ओके, और मैग्निफिकेशन की अगर बात करें साइन कन्वेंशन यूज करने से माइनस साइन यूज कर सकते हैं हम लोग, या प्लस भी यूज कर सकते हैं, वो डिपेंड करेगा इमेज का नेचर। लेकिन ये सब करने के लिए आपको मैग्निफिकेशन का साइन कन्वेंशन यूज करना जरूरी नहीं है। 3 गिवन है, v गिवन है, u निकालना है। तो u इज इक्वल्स टू v बाई एम। v बाई एम, v का वैल्यू कितना है, v 24, और ये m का वैल्यू 3, 24 बाई 3। सो द करेक्ट आंसर विल बी, करेक्ट आंसर विल बी विच ऑप्शन, a b c और d? करेक्ट आंसर इज c, 8 सेंटीमीटर। इमेज 24 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस मिला, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालना था। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपका आएगा 8 सेंटीमीटर। ओके, देन नंबर 5, 19 का। सुमति बॉट नॉट सो थिक लेंसेज फॉर टेलीस्कोप। सुमति को ये पता था कि थिक लेंस होने से अच्छा है, लेकिन सुमति ने थिक लेंसेज उतना थिक नहीं खरीदा और उनको पॉलिश करवा लिया। What advantages, if any, would she have with her choice of lens? ऐसा लेंस सिलेक्ट करने का, नॉट सो थिक लेंस सिलेक्ट करने का एडवांटेज क्या मिला? फर्स्ट, she will not have any advantage as even thicker lenses would give clearer image। क्या बताया गया इसमें? तो नॉट सो थिक, तो नॉट सो थिक लेंस यूज करने का एडवांटेज पूछा है। तो यहां तो बोले सी विल नॉट एनी एडवांटेज एज इवन थिकर लेंसेज वुड गिव क्लियर इमेज। कोई एडवांटेज नहीं है क्लियर इमेज। इमेज तो नॉट सो थिक से भी, मतलब अजीब है ये, कुछ समझ में नहीं आ रहा, इससे रिलेट ही नहीं करता। बी, थिकर लेंसेज वुड हैव मेड द टेलीस्कोप इजियर टू हैंडल। थिकर लेंस इजियर टू हैंडल कैसे होगा? थिक होने से तो हैवी हो जाएगा, ये भी गड़बड़ लग रहा है। Not so thick, see, not so thick lenses would not make the telescope very heavy and also allow considerable amount of light to pass.
नॉट सो थिक लेंसेज वुड नॉट मेक द टेलीस्कोप वेरी हैवी। ये ठीक है कि अगर लेंस ज्यादा थिक नहीं हुआ तो टेलीस्कोप ज्यादा हैवी नहीं होगा, और ज्यादा लाइट भी पास होगा। थिकनेस ज्यादा होने से थोड़ा लाइट एब्जॉर्ब भी ज्यादा हो जाता है, सो इट विल अलाउ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ लाइट टू पास। ये तो फिर भी ठीक लग रहा है। नॉट सो थिक लेंसेज विल गिव हर मोर मैग्निफिकेशन। इसका तो कोई लेन देन नहीं है, थिक लेंस का मैग्निफिकेशन से लेना देना नहीं है। ठीक है, सो थिक लेंस का मैग्निफिकेशन से, मैग्निफिकेशन का फोकल लेंथ, ये सबसे लेना देना, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा ये सबसे। सो ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, नॉट सो थिक लेंसेज वुड नॉट मेक द टेलीस्कोप वेरी हैवी, जो एक्सप्लेनेशन में था, एंड ऑल्सो अलाउ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ लाइट टू पास। सो द करेक्ट आंसर 19 का क्या होगा? ए, बी, सी और डी? इट विल बी सी। ओके, तो हम लोगों ने 19 भी डिस्कस किया है, और एक क्वेश्चन और बचा है दैट वी हैव टू डिस्कस। आई विल ट्राई टू कंप्लीट इट इन द नेक्स्ट 5 मिनट्स इफ पॉसिबल। लेकिन पैराग्राफ देखो, आप उसको रीड भी करना है आपको, और समझने का कोशिश भी करना है। अ सोलेनॉइड इज अ लॉन्ग हेलिकल, मतलब स्पाइरल कॉइल ऑफ वायर थ्रू विच अ करंट इज रन इन द ऑर्डर टू क्रिएट अ मैग्नेटिक फील्ड। एक सोलोनॉइड से जब आप करंट पास करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा, बिकॉज करंट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक इफेक्ट। The magnetic field of the solenoid is the superposition of the fields due to the current through each coil. सोलोनॉइड में जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है वो हर एक टर्न का मैग्नेटिक फील्ड का सुपर पोजिशन, मीन्स मिक्सिंग बोल सकते हैं हम लोग, एंड इट इज नियरली यूनिफॉर्म इनसाइड। इट इज नियरली यूनिफॉर्म इनसाइड। ओके, तो सोलोनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड अंदर कैसा है? यूनिफॉर्म। अंदर कैसा है? यूनिफॉर्म। So it is nearly uniform inside the solenoid and close to zero outside. Close to zero outside, and is similar to the field of a bar magnet having a north pole at one end and south pole at the other end, depending upon the direction of current flow. तो अंदर तो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ के बारे में पता चल गया, और बाहर ये लाइन थोड़ा दूर से जाएगा तो इसके बहुत पास में मैग्नेटिक फील्ड ऑलमोस्ट जीरो होगा। One end will be north and other end will be south, like the bar magnetic. bar magnet में जैसे एक साइड नॉर्थ और दूसरा साइड साउथ हो जाएगा, वैसे ही सोलेनॉइड में, depending on the direction of the current flow. The magnetic field produced in the solenoid is dependent on few factors such as current in the coil. हम लोग को पता है, the more is the number, more is the amount of current, the more is the strength. नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, जितना ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होगा उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। नाउ द फॉलोइंग ग्राफ इज ऑब्टेन्ड बाय रिसर्चर्स व्हाइल डूइंग एन एक्सपेरिमेंट। एक ग्राफ मिला रिसर्चर्स को, क्या ग्राफ मिला देखते हैं। इस ग्राफ में करंट और मैग्नेटिक फील्ड का रिलेशन दिखाया गया है। द मोर इज द करंट, द मोर इज द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करने के लिए सिंबल बी यूज किया गया है। कोई बता सकता है यहाँ पे एम टी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड का जैसे करंट के लिए ए यूज किया तो वो उसका यूनिट है, तो एम टी क्या रिप्रेजेंट करता है? एम टी क्या रिप्रेजेंट करेगा? इट इज मिली टेस्ला। ओके, इट इज मिली टेस्ला। टेस्ला जो है यूनिट है स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड का, सो इट इज मिली टेस्ला। सो जैसे जैसे करंट ज्यादा हो रहा है, जैसे जैसे करंट इंक्रीज हो रहा है, वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ भी इंक्रीज हो रहा है। दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। द मोर इज द करंट, द मोर इज द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, द मोर इज द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। अब 20 का 1 देखते हैं हम लोग। 20 का 1, what type of energy conversion is observed in a linear solenoid? ये जो solenoid है, spiral long straight solenoid,
इसमें एनर्जी कन्वर्शन कैसा होता है? मैकेनिकल टू मैग्नेटिक होता है क्या? मैकेनिकल टू मैग्नेटिक नहीं। इलेक्ट्रिक टू मैग्नेटिक होता है क्या? ऑप्शन बी, यस और नो? इलेक्ट्रिक टू मैग्नेटिक बहुतों ने नो लिखा है, मुझे तो ठीक ही लग रहा है, इलेक्ट्रिक टू मैग्नेटिक ठीक ही लग रहा है, सोलोनॉइड। फिर ऑप्शन सी इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल क्या लग रहा है? यस और नो? मैकेनिकल कहाँ से आ गया इसमें? तो मैकेनिकल कहाँ से आ गया? इलेक्ट्रिक टू मैकेनिकल का बात तो यहाँ होना ही नहीं चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम हम बताते हैं कि ये जो आपका सैंपल पेपर का जो मार्किंग स्कीम है उसमें आंसर में लेकिन सी दिया हुआ है, और ये कभी नहीं हो सकता, गलती होता है लेकिन ये आंसर नहीं हो सकता। द करेक्ट आंसर मुझे जहां तक लगता है बी ही होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल टू मैग्नेटिक। मैग्नेटिक टू मैकेनिकल ये भी कहाँ, ऐसा मैकेनिकल का तो कोई बात नहीं है सोलेनॉइड में। सो द करेक्ट ऑप्शन शुड बी विच वन? ए बी सी डी कौन सा होना चाहिए? करेक्ट ऑप्शन इज बी। करेक्ट ऑप्शन इज व्हाट? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में क्या है? इलेक्ट्रिकल टू मैग्नेटिक। ओके, now number 20 का 2, what will happen if a soft iron bar is placed inside the solenoid? एक solenoid के अंदर अगर soft iron bar डाल देता है तो उसको हम लोग को ऐसे तो पता है कि स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाता है। फिर यहाँ क्या दिया वो देखते हैं। the bar will electroduct and resulting in short circuit। बार प्लेस करने से शॉर्ट सर्किट होगा, ऐसा तो सुना ही नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। बार का शॉर्ट सर्किट से कोई रिलेशन नहीं क्योंकि वो इंसुलेटेड कॉपर वायर होता है। द बार विल बी मैग्नेटाइज एज लॉन्ग एज देयर इज करंट इन द सर्किट। ये तो फिर भी पता है कि सॉफ्ट आयरन का एक प्रॉपर्टी है कि जब तक करंट पास होगा तब तक मैग्नेटिज्म, करंट ऑफ करने से इट गेट्स डीमैग्नेटाइज्ड। सो ऑप्शन बी करेक्ट लग रहा है। थर्ड वन, द बार विल बी मैग्नेटाइज परमानेंटली, ये तो नहीं, तो इसको कॉन्ट्राडिक्ट करता है बी को। The bar will not be affected by any means, ऐसा भी नहीं है, bar will be affected because bar will be magnetized। So which one is the correct answer 20 के लिए, 20 का 2 के लिए? Which option? A, B, C or D? Which option? Option B is the correct option। Okay, option B is the correct option। फिर next question, just look at the question, यहाँ दिया हुआ 20 का 3 में। The magnetic field lines produced inside the solenoid are similar to that of, ऑलरेडी पता है। अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस होगा वो किसके सिमिलर है? बार मैग्नेट, या फिर स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, या करंट कैरिंग लूप, या इलेक्ट्रोमैग्नेट ऑफ एनी शेप। सो कौन सा लग रहा है आपको? लूप किसी ने लिखा है, बट एक सोलोनॉइड के बारे में आप जान लो। अ सोलोनॉइड बिहेव्स लाइक अ बार मैग्नेट, इट बिहेव्स लाइक अ बार मैग्नेट। सो उसका मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा? इनसाइड इट इट इज लाइक अ बार मैग्नेट। द व्हिच ऑप्शन इज करेक्ट? करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। नाउ 20 का 4, आफ्टर एनालाइजिंग द ग्राफ अ स्टूडेंट राइट्स द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ग्राफ ऐसा था, आपको याद दिला देता हूं मैं, बी और आई के बीच में रिलेशन, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। So this graph indicates what? The magnetic field produced by the solenoid is inversely proportional to current। ये ग्राफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं समझाता है, ये समझा रहा है कि करंट के साथ साथ स्ट्रेंथ इज इंक्रीजिंग। सेकेंड वन, द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय सोलेनॉइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, तो ठीक लग रहा है। थर्ड वन, द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय सोलेनॉइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट। इसका तो यहाँ कोई, यहाँ स्क्वायर कहीं लिखा हुआ नहीं है। Then the magnetic field produced by solenoid is independent of the current, is independent of the current। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय सोलेनॉइड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द करंट, ऐसा तो नहीं है, डिपेंडेंसी है, तभी तो ग्राफ बनाया हम लोगों ने। सो
which should be the correct answer? करेक्ट कौन सा? विच ऑप्शन? लेकिन आपको इनमें से चूज नहीं करना था, चूज यहां करना है। अब देखो इधर, ओनली ऑप्शन 4 नहीं है, देन 1 3 और 4, 1 3 और 4 करेक्ट बोला जा रहा है, नहीं है। 1 एंड 2, 1 एंड 2 1 तो रॉन्ग था, ओनली 2, कौन सा? विच ऑप्शन? ए बी सी डी, विच वन? विच ऑप्शन? ए बी सी डी, विच ऑप्शन? The correct answer is option D. Option D. ऑप्शन डी में ओनली टू, ओनली टू में क्या दिया? टू में क्या दिया? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय सोलेनॉइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, that is option D. And number 5, number 5, from the graph deduce which of the following statement is correct. ग्राफ से ढूंढना है, और ग्राफ आपके सामने अभी है नहीं, तो ग्राफ दिखाना पड़ेगा मुझे। ऑप्शन में देख लेते क्या दिया। फॉर ए करंट ऑफ 0.8 एम्पियर मैग्नेटिक फील्ड इज 13 मिली टेस्ला। फिर बोला लार्जर करंट मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजेस नॉन लीनियरली, ये तो नहीं है। करंट बढ़ने से लीनियर ही दिखा रहा, स्ट्रेट लाइन था ग्राफ में। फिर दिखा रहा है कि फॉर ए करंट ऑफ 0.8 एम्पियर मैग्नेटिक फील्ड इज 1.3 मिली टेस्ला। तो मतलब यहाँ पे 0.8 एम्पियर का बात हो रहा है। आप लोगों को चेक करना है ग्राफ में कि 13 मिली टेस्ला है या फिर 1.3 मिली टेस्ला। ऑप्शन डी में there is not enough information to find out magnetic field corresponding to 0.8 ampere of current। देखते हैं कि इंफॉर्मेशन है कि नहीं। तो 0.8 के लिए हम लोग देखते हैं, 0.8 के लिए चेक करते हैं। अगर मैं इसका 0.8 के लिए चेकिंग करता हूँ, यहाँ पहुँच जाता हूँ। यहाँ पहुँचने से मैं इसको फॉलो करता हूँ तो मैं पहुँच जाता हूँ यहाँ। तो कितना मिल रहा है आपको? 13 मिल रहा है। ओके, 12 और 14 के बीच में है, 13 मिल रहा है 0.8 के लिए। देखते हैं है क्या ऑप्शन में। ऑप्शन में है which one is the correct option? Which one is the correct option? 20 का नंबर 5 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन होगा ए। फॉर द करंट ऑफ 0.8 एम्पियर द मैग्नेटिक फील्ड इज 13 मिली टेस्ला। ओके, so we discussed 17, question number 17, 18, 19 and 20, and I hope you have understood। और आज का क्लास से एटलीस्ट आपको ये मेंटल्स आपका स्टेट हो जाएगा कि इस टाइप का क्वेश्चन आना है। और ये टाइप का क्वेश्चन अगर आप बहुत अच्छा से पढ़ के करोगे तो टाइम कंजम्पशन भी होने वाला है, तो उसके लिए रेडी रहना है आपको। और पूरा कॉन्सेप्ट बेस्ड है। सो समझ गए, मतलब आपको चैप्टर को डेप्थ से पढ़ना भी पड़ेगा। ओके, तो आज के लिए सफिशिएंट। यू जस्ट मार्क योर अटेंडेंस एंड यू कैन लीव द क्लास।